चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा को। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे अपने लिवर के बारे में। तो ये क्या कार्य करता है, ये सब हम इसकी संरचना भी देखेंगे और इसके सारे फंक्शंस को भी देख लेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं हम। ये हम डायग्राम देख रहे हैं लिवर का। इसमें बस एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेती हूँ कि ये सब आ जाए उसमें। ये हम लिवर की संरचना को देखते हैं। लिवर के बारे में हमने थोड़ा सा कल पढ़ा भी था कि ये कहाँ पे है लोकेटेड। इसका डायग्राम में भी हमने देखा था और इसके कुछ फंक्शंस को भी हमने देखा था। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसकी पूरी थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कुछ जो बीमारियां हैं वो लिवर से रिलेटेड जो हैं उनका कहाँ पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। प्लस लिवर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, बहुत सारे कार्य करता है ये हमारा। और हमें इसको स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। किस तरह से हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं, ये सब हम आज स्टडी करते हैं। तो लिवर में हम जब डायग्राम को देख रहे हैं ध्यान से, तो सबसे पहले तो हम एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम वाले डायग्राम को फिर से एक बार देख लेते हैं कि लिवर कहाँ लोकेटेड है, एक बार पूरा अच्छे से हमें समझ आ जाए। तो एक मिनट हम इसको देखते हैं और फिर लिवर पे फिर से जाएंगे। ये देखिए संरचना हमारी लिवर में कहाँ पे है। ये सीधे हाथ राइट हैंड साइड पे लिवर हमारा लोकेटेड है। पेट यहाँ पे है हमारा और ये लिवर यहाँ पे है। तो डायफ्राम जो हमने मसल पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके पास ही ये नीचे की तरफ लोकेटेड है और इसकी शेप देखिए इस तरीके की है। अब हम लिवर पे जाते हैं कि यहाँ पे क्या संरचना है उसकी, थोड़ा सा उसको देखते हैं। हमने लोकेशन इसकी समझ ली कहाँ पे है ये। अब इसकी लिवर में क्या क्या जा रहा है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी जा रही हैं, वो सब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप एओर्टा देखेंगे। जब हम अभी हार्ट से रिलेटेड सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि एओर्टा जो है वो है हमारी मुख्य धमनी, जिसके द्वारा रक्त जो है स्वच्छ रक्त जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हृदय से जो मेन जो हमारी आर्टरी है वो एओर्टा है, जिसके द्वारा सभी अंगों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध हुआ हुआ ब्लड है, वो सब जगह पहुंचता है। तो यहाँ पे आप एओर्टा की लोकेशन देख रहे हैं, ये है। और फिर आप यहाँ पे लिवर को देख रहे हैं, ये इसकी संरचना को देख रहे हैं। तो जब ये बीच में जो है ये एक लिगामेंट के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है ऊपर वाले अंगों से। यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड में राइट लोब है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट लोब है। इसके अलावा पीछे की तरफ भी दो लोब होते हैं इसके। ये एंटीरियर भाग दिखाई दे रहा है हमें, सामने वाला भाग जिसमें हमें दो लोब दिखाई दे रहे हैं, राइट और लेफ्ट। पीछे भी दो लोब होते हैं इसके, वो पोस्टीरियर भाग होता है इसका। यहाँ पे आप देखिए गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली, जो हमारे बाइल को स्टोर करती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से बाइल डक्ट के द्वारा डुओडेनम में जाता है भोजन के पाचन में। तो यहाँ पे जब लिवर में ये का निर्माण होता है और ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। इसको पित्त की थैली बोलते हैं हिंदी में। और जब जरूरत पड़ती है, जब भोजन को पचाने की जरूरत पड़ती है, डुओडेनम में यहाँ पे डक्ट लगी होती है, नली लगी होती है, जिसके द्वारा ये वहां चला जाता है। आप यहाँ पे आप स्टमक के नीचे पैनक्रियाज को देखेंगे, ये जो पत्ती की तरह होता है जो पैनक्रियाज, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। यहाँ पे जो हमारा लिगामेंट है इसका नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लिगामेंट हमने पढ़े थे अपने स्केलेटल सिस्टम में और कनेक्टिव टिश्यूज में भी। तो ये लिगामेंट क्या करता है, यहाँ पे जो कार्य है इसका, इसको होल्ड करता है, इसको पकड़े रखता है, अपनी जगह पे स्थिर रखने के लिए ये कार्य करता है। और भी अन्य लिगामेंट होते हैं जो इस कार्य को यहाँ पे लिवर के लिए सहायता करने में होते हैं वहां पे और भी। और हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, एक तो हिपेटिक पोर्टल वेन, ये हम इसके बारे में स्टडी करेंगे अभी। और इंफीरियर वेना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वापस हृदय तक जाती है। ये हम थोड़ा सा अभी देखते हैं इसमें क्या लिवर में जो ब्लड की जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो वो सब अब हम लोग देखते हैं।
अब लिवर के बारे में हमने मुख्यतः क्या पढ़ा था कल, कि ये सबसे बड़ा हमारा एक ऑर्गन है शरीर का, और इसका भार जो है लगभग 1.5 किलो के करीब होता है। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये ग्रंथि है क्योंकि ये हमारे एंजाइम को बनाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं हमने देखी थी। एक तो मेन तो यहाँ पे जो है वो हेपेटोसाइट्स है। अब हमने कोशिका वाले चैप्टर में जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं होती हैं, जो वहाँ की संरचना अलग भी होती है। वहाँ के सेल्स की हर अंग में अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। तो यहाँ का जो सेल है वो मुख्यतः जो है वो हेपेटोसाइट्स है और कुप्फर सेल्स है। हेपेटोसाइट्स लगभग 80% जो है यहाँ पे जो सेल्स हैं वो हेपेटोसाइट्स ही हैं, और दूसरे जो सेल पाए जाते हैं वो है कुफर सेल्स। अब इनकी हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, इनकी संरचना के बारे में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या कार्य है, ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये हमने एक डायग्राम यहाँ पे एक और देखा, ये है यहाँ पे। तो अब ये एक जो कुफर सेल के जो कुफर लो एक हमारा हेपेटोसाइट लोब होता है। अब हमने लोब यहाँ पे देखे हैं, तो जो लोब है उसके अंदर जो फंक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो 3 चीजें दिखाई दे रही है हमें, हरे रंग की तो बाइल डक्ट है, नीले रंग की पोर्टल वेन है, लाल वाली हिपैटिक आर्टरी है। तो हिपैटिक आर्टरी क्या करती है, शुद्ध जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो एओर्टा के द्वारा हमें मिला है, प्राप्त हुआ है हमारे लिवर के लिए, वो हिपैटिक आर्टरी अंदर की तरफ लिवर को वो रक्त प्रदान करती है। क्योंकि लिवर का बहुत सारा कार्य है, तो लिवर को बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए, तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चाहिए उसके सेल्स को कार्य करने के लिए। तो वो वहां से मिलता है हमें हेपेटिक आर्टरी से। ये हेपेटिक आर्टरी यहाँ के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजनेटेड शुद्ध करा हुआ जो रक्त है जो हृदय से आ रहा है वो प्रदान करती है। पोर्टल वेन क्या करती है, पोर्टल वेन वो वाला रक्त लेकर आती है जो न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि विलाय जैसे अंकुर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उनके नीचे कैपिलरीज होती हैं। जब न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो कैपिलरीज में वो चले जाते हैं, और रक्त के द्वारा वो कहाँ पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे लिवर में पहुंचते हैं। लिवर क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आए, लिवर को तो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे क्या क्या कार्य करने हैं। तो उसको बहुत सारी शक्ति भी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा शरीर में, तो वो सबसे पहले वहां लिवर के उसमें जाता है। तो ये पोर्टल वेन न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से जो मिला उसको वो लेकर लिवर के पास आता है। अब लिवर क्या करता है, उसमें से जो चीजें रखने वाली हैं, स्टोर करने वाली हैं, उनका संरक्षण करता है, और जो चीजें बेकार हैं, जो निष्कासन करनी है, जिनका जो डिटॉक्सिफाई करनी है, जो हमें टॉक्सिन्स दिख रहा है लिवर को, कुछ ऐसी सब्सटेंस की जैसे जो टॉक्सिन्स है हार्मफुल है हमारे शरीर के, उनको बाहर करता है ये हमारा कार्य यहीं पे शुरू हो जाता है। और दूसरी तीसरी चीज है हमारी बाइल डक्ट। जो हमने बाइल बनाया, हमारे लिवर में बाइल बना, वो बाइल डक्ट के थ्रू फ्लो करता है। कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले तो ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब गॉल ब्लैडर जब आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पे निकल के ये चला जाएगा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले वाले पार्ट ड्यूोडेनम में। ये यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी हमने संरचना को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉलम टाइप के से होते हैं, जिसमें ये 3-3 यहाँ पे सिरों पे होते हैं। अब जब बीच में क्या हुआ, बीच में ये होता है एक कैनाल सी बन जाती है जिसको सेंट्रल वेन बोलते हैं। ये हेपेटिक वेन भी कही जाती है। अब यहाँ से क्या हुआ, जो भी यहाँ पे से कार्य हो गया, अब यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, भाई जब सेल्स में चला जाता है ब्लड तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वापस आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है वापस इंफीरियर वेना कावा से मिलती है हेपेटिक वेन, और ये रक्त वापस से हृदय में चला जाता है। हृदय वाली संरचना में हम समझेंगे कि हृदय में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वहां से लंग्स की तरफ जाता है, और लंग्स उनको प्योरीफाई करते हैं,
रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था, उसको प्योरीफाई करते हैं दूषित रक्त को और फिर से वापस हृदय में भेज देते हैं। फिर हृदय से फिर एओर्टा के थ्रू फिर सभी सेल्स में पूरे शरीर में रक्त दौड़ता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, वो सभी शरीर के अंगों को ऊर्जा देता है। ये हमारे जो छोटे छोटे सेल्स दिखा रहे हैं वो हिपेटोसाइट्स हैं। अब यहाँ पे बीच में जो ये जगह है, ये साइनोसॉइड्स बोली जाती है, ये वाली जगह। और इसके अंदर होते हैं हमारे कुफर सेल्स। ये जो हमारे कुफर सेल्स हैं, इनका कार्य होता है पैथोजेंस को खत्म करना। तो दो तरह से ये कार्य करते हैं, एक तो पैथोजेंस या फिर हमारे जो बाहर के जो भी आक्रमणकारी जो भी गलत बैक्टीरिया कुछ वायरस हमें दिखे, तो ये कुफर सेल्स उनको मार भगाते हैं, मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और या फिर दूसरा कार्य इनका है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करते हैं। तो ये दो तरीके से कार्य करते हैं कुफर सेल्स। ये हमने एक हिपैटिक लोब्यूल को देखा है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। इनकी जो बाहर की जो सतह होती है, बाहर की जो लाइनिंग होती है, वो अलग तरीके से बनी होती है। ये हमारा थोड़ा थोड़ा हमने इसलिए देखा है कि हमें पता चल जाए कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स किस तरह से आ रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से वर्किंग हो रही है। तो हमने देखा एओर्टास के थ्रू जो ब्लड गया, तो वो कहाँ गया, पहले हिपैटिक आर्टरी पे गया। हिपैटिक आर्टरी ने उसको लिवर को दिया वो ब्लड। वो लिवर में जाके, क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला ब्लड था जिसमें प्राण वायु थी, तो वो सभी सेल्स में जाके उनको ऊर्जा देगा और सेल्स से वापस लेकर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसको इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारा वापस हृदय में भेजा जाएगा। पोर्टल वेन कहाँ से ब्लड लेकर आएगी, पोर्टल वेन लेकर आएगी ब्लड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब वो न्यूट्रिएंट्स वाले एब्जॉर्प्शन वाले ब्लड को लिवर को देगी, कि लिवर फिर क्या करेगा, उसमें से देखेगा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सही चीजें हैं, उनको स्टोर कर लेगा और एनर्जी के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जावान के लिए जो जरूरत होगी वो दे देगा। और बाकी वो एक्स्ट्रा जो होगा उसको स्टोर करता है। और जो जितने भी ऐसे गलत हमारी जैसे हम कोई मेडिसिन खाते हैं या कुछ खाते हैं, तो उनका भी जो सब पाचन होता है, जो उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो भी लिवर के द्वारा होता है। ये हमारा यहाँ पे कार्य हो गया। बाइल डक्ट के थ्रू हमारी जो बाइल का फॉर्मेशन हुआ, वो बाइल डक्ट की नलियां जो हैं वो ले लेके जाती हैं एक जगह पे जहाँ पे गॉल ब्लैडर है। फिर वहां से वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है ब्लड। अब हमने इसकी संरचना को समझ लिया और दो सेल्स के बारे में इसको देखा। अब एक बार इसके फिर से हम फंक्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए। तो लिवर की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं? हिपेटोसाइट्स वह कोशिकाएं जो हाजमे के बाद आने वाले खून सबसे पहले लेती हैं, उनमें से टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ अलग कर देती हैं ताकि शरीर को नुकसान ना पहुंचे। अभी हमने देखा किस तरीके से करती हैं, जो पोर्टल वेन लेकर आती है। तो दो हमने यहाँ पे रक्त की जो वो आने वाली शिराएं हैं, उनमें से दो हमने देखी थी, हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। ये दोनों ही नाम हमें इम्पॉर्टेंट है और हमें लर्न करने की कोशिश करनी है। लीवर की कोशिकाएं जो है पित्त का तैयार करती हैं, जो घास पीली तरल, जो हरे पीले, ये क्या होता है, पित्त का रंग होता है हरा पीला मिश्रित टाइप का सा। अब ये क्यों होता है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। और ये तरल होता है और ये वसा के इमल्सिफिकेशन, उसके पाचन में सहायक होता है। लिवर में जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, उनका भी अवशोषण करा जाता है। जो ऐसे विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, उनको शरीर में जमा करके रखा जाता है। तो वो उसका कार्य कौन करता है, वो लिवर के द्वारा ही होता है। तो अब किस तरह से होता है, ये भी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब ये हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, रिवीजन के तौर पे हम देख लेंगे इसको अभी। अब डिटॉक्सिफिकेशन हमने देख लिया कि जितने भी गलत चीजें आ गई, विषैले पदार्थ अंदर आ गए, तो वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, वो यहाँ पे से बाहर निकल जाते हैं, उनको शरीर के निष्कासन वाले एरियाज में भेज दिया जाता है। और खून के लिए जरूरी प्रोटीन, यहाँ पे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, यहाँ पे उसका निर्माण होता है। और खून के जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो धक्का जमाने की जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा खून में बनता है, उसको यहाँ पे किया जाता है। लीवर के द्वारा इम्यून सिस्टम से जुड़ी प्रोटीन भी बनती है।
तो हमारा जो एल्ब्यूमिन है वो लिवर जो है क्या करता है, उसको जो इम्यून सिस्टम वाला प्रोटीन है उसका भी फॉर्मेशन करता है। अब ये लिवर क्या है, मान लीजिए अगर कोई हमारे लिवर का कुछ पार्ट खराब हो गया या कुछ पार्ट किसी व्यक्ति का निकाला गया जो खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो लिवर के सेल्स जो हेपेटोसाइट्स हैं उनमें रीजेनरेशन की बहुत अच्छी क्षमता होती है, तो जिसके द्वारा लिवर अपना पूरा साइज में फिर से रीग्रो कर सकता है। मगर रीजेनरेटिव वाली जब स्टेज होती है तो उस समय व्यक्ति को अपने खान पान और अपने रहन सहन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, जब ही वो कोशिकाएं जो है आगे अच्छे से मल्टीप्लाई करके अपने आप को पुनः उतना ही साइज में फिर से लिवर को रीग्रो करने में मददगार होती हैं। चलिए अब हम इसके फंक्शंस को और भी डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। एक तो हमारा ये है कि ये क्या करता है, हमारे कुछ चीज़ों का ये स्टोरेज भी करता है। तो वो स्टोरेज क्या किस तरह से करता है उसको हम अब देखते हैं। तो जितना भी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जब पाचन होता है तो वो हमने देखा सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो जो ग्लूकोज में जब कन्वर्ट हो गया तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाता है लिवर में। तो लिवर में स्टोरेज हो जाती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये तो हमारा ग्लूकोज का हो गया। प्लस हमने ये जब आगे हम अपने उसमें पढ़ेंगे सेल्स के जो ब्लड के सेल्स में, तो हम यहाँ वहाँ पे देखेंगे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका हमारे शरीर में लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इनकी जो डेथ होती है वो लिवर में होती है, लिवर में या स्प्लीन में ये नष्ट होते हैं जाके। अब जब लिवर में जाके नष्ट होते हैं तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनमें होता है लाल करने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन, रक्त को जो लाल रंग देता है, तो वो आरबीसी में वो होता है हीमोग्लोबिन। तो जब ये नष्ट हुए, जब आरबीसी अपने टाइम पीरियड खत्म हो गया इनका और ये नष्ट हो गए, तो हीमोग्लोबिन में से जो आयरन वाला पार्ट होता है वो बचा लिया जाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन वाला पार्ट उसको शरीर बाहर फेंकता है, बाहर निकाल देता है। अब वो किस फॉर्म में निकालता है ये पूरा एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि पूरे जल्दी से वो शरीर निकाल देता है, वो पूरा प्रोसेस हम अभी नहीं समझेंगे। हम उतना ही पढ़ रहे हैं कि अपना नेट और जेआरएफ के हिसाब से उस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब हमारा जो आयरन वाला रिजर्व है, आयरन को इसने अलग कर लिया हीमोग्लोबिन के नष्ट होने पर। अब जब हम क्या करता है, ये लिवर बहुत ज्यादा समझदार होता है, तो ये कहता है कि जब हम कुछ नष्ट भी हो रहा है हमारे शरीर में तो हम उसको पूरा पूरा वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसमें से थोड़ा पार्ट जो भी काम आ सकता है उसको हम बचा के भी रख लेंगे। तो ये क्या करता है, आयरन जो है शरीर को जरूरत है तो आयरन की रिजर्व को बना के रखता है। अब किस फॉर्म में, यहाँ पे एज फेरेटिन रिजर्व। तो ये फेरेटिन रिजर्व की तरह लिवर में स्टोर हो जाते हैं। अब ग्लोबिन जो है हमारा, ये हमारा आगे चल के जब इसको और भी जब उसका थोड़ा सा सिंपल उसमें आया तो बिलरूबिन इसमें से निकला। बिलरूबिन जो है पीले रंग का होता है। अब बिलरूबिन हमारा एक तो पित्त निर्माण में कार्य कर दिया, उसने पित्त का निर्माण हो गया, और आगे जब जो भी वापस जब नहीं यूज हुआ तो वो बाहर निकल गया। तो ये पीले रंग का पित्त इसकी वजह से होता है। और फेरेटिन जब हमारा रिजर्व यहाँ पे स्टोर हो गया तो जब भी आवश्यकता पड़ती है आयरन की शरीर में, तो वो यहाँ से लिवर से, वहाँ पे स्टोरेज है, वहाँ से उसको यूज कर लिया जाता है। ये हमने लिवर के दो स्टोरेज देखे कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में तो उसने ग्लूकोज को स्टोर कर लिया, और फेरेटिन एज अ आयरन को उसने वो भी स्टोर कर लिया। चलिए मैसेज, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया हमारा। अब जब हमारा ये जो ग्लाइकोजन है, ये हमने कल भी समझा था, तो ये जो ग्लाइकोजन है अब जब शरीर को आवश्यकता पड़ी, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार देख लेंगे कि किस तरह से ग्लाइकोजन हमारे कार्य में यूज होता है।
तो जब हमारे लिवर के पास ग्लाइकोजन स्टोर है, हमारा ग्लूकोज जो है, तो वो कैसे फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा? तो हमने जब पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे अल्फा सेल्स पढ़े थे जो ग्लूकागोन का निर्माण करते हैं। तो ये ग्लूकागोन जो क्या करता है, जब शरीर को आवश्यकता पड़ी तो ब्रेन के पास सबसे पहले जो ब्रेन ही तो देखेगा कि शरीर को भाई ग्लूकोज की जरूरत है, शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, कुछ ऐसी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे एक्सेस ग्लूकोज चाहिए, या फिर शरीर ने भोजन नहीं लिया है, कुछ आपने कुछ फास्ट किया है, या कुछ भी कोई वजह है जिसकी वजह से शरीर को अब ग्लूकोज की आवश्यकता है। तो वो ब्रेन ने वो संदेश भेजा उन पर्टिकुलर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ने उस रिलेटेड ऑर्गन्स को भेजा कि अब तुम वो हार्मोन रिलीज करो कि शरीर में जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है वो रिलीज हो सके। तो भाई पेनक्रियास के पास वो मैसेज पहुंचा, तो पेनक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकागोन का रिलीज हुआ। ग्लूकागोन गया लिवर के पास ग्लाइकोजन पे। तो ये इसको पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो ये ग्लूकागोन जो है ग्लाइकोजन पे गया। अब ग्लाइकोजन जब वहां पे गया तो ये ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकागोन की वजह से और बन गया ग्लूकोज। ये ग्लूकोज रक्त में मिल गया और पूरे शरीर में सभी सेल्स तक पहुंच गया। हमने देखा था अपने सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होता है, वहां पे ग्लूकोज भी होता है साथ में और ऑक्सीजन भी होता है। तो ये सेल्स में जब पहुंचा तो ये फिर से वहां पे से एटीपी का निर्माण हो गया और शक्ति मिल गई, ऊर्जा मिल गई शरीर को। ये हमने पूरा प्रोसेस अब हमें पूरा समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। तो दो चीजें ये हमारी इंपॉर्टेंट थी जिसको मैंने टेकअप कर लिया है, और बहुत सी चीजें ऐसे इसमें हैं, पर हम सभी को लेना हमारे लिए संभव नहीं है। हम सिर्फ वो चीजें लेंगे कि जो हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही हैं और जो हमारे नेट जेआरएफ के उद्देश्य को पूरा करती हैं। चलिए आगे हम कुछ और इसकी चीजों को देखते हैं, इसके रोग के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या रोग हो सकते हैं इसमें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो फैट है, जो शरीर में एक्सेस फैट है, वो भी यहाँ पे स्टोर्ड हो जाता है। तो वो जो है लिवर के सेल्स में स्टोर्ड होता है ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में। लिवर के जो सेल्स हैं वो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है उनका कि वो एक्सेस फैट को भी स्टोर कर लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। मगर ये तब तक होता है जब जैसे मतलब सामान्य अवस्था, जब इतना ही आ रहा है फैट, बहुत ज्यादा फैट नहीं आ रहा। अगर एक्सेस फैट हो जाता है तो वो भी कुछ समस्या को जन्म दे सकता है, जैसे कि हम जिसको बोलते हैं फैटी लीवर। एक्सेस फैट जब डिपॉजिट हो जाता है लिवर के सेल्स में तो वो एक समस्या होती है फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर डिजीज हो जाता है तब लिवर का जो साइज है वो बढ़ जाता है और लिवर की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये हमारा डिजीज हो सकता है यदि हम लगातार फैट वाली डाइट ले रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहा है जब प्रोसेस पूरा डाइजेशन हो गया, एब्सॉर्प्शन हो गया, तो वो शरीर को पता नहीं भाई कितना फैट का करें क्या। भाई व्यक्ति सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा कि उसकी शक्ति बन ऊर्जा यूटिलाइज हो पाए, तो वो एक्सेस फैट वो स्टोर होता रहता है। अब वो स्टोर भी हो गया तो लिवर के सेल्स में यदि स्टोर हो गया तो जाके वो हार्मफुल हो सकता है, आगे चल के वो फैटी लिवर की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे एक होती है समस्या जो जॉन्डिस के नाम से होती है। तो जॉन्डिस की समस्या क्यों हुई? उसमें भी लिवर की कार्य क्षमता यदि सही नहीं है, यदि लिवर जो है सही से कार्य नहीं कर रहा, या ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति में जो आरबीसीज हैं, जब आरबीसीज ज्यादा नष्ट हो रहे हैं किसी कारण से, किसी रोग के कारण से, कोई और समस्या के कारण से, यदि आरबीसीज ज्यादा नष्ट हो रहे हैं तो क्या होगा? दो तरीके से हमने देखा था, आरबीसी जब नष्ट हो रहे हैं तो आयरन निकल रहा है बाहर और बिलरुबिन बन रहा है। तो आरबीसी जब ज्यादा निकलेंगे तो बिलरुबिन का ज्यादा हो जाएगा ब्लड में, बिलरुबिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। इतना शरीर निष्कासन नहीं कर पा रहा है और बढ़ती जा रही है बिलरुबिन की मात्रा। तो क्या होगा, उसको कहते हैं पीलिया रोग, क्योंकि बिलरुबिन का कलर होता है पीले रंग का और ये रक्त में मिश्रित हो जाता है और पूरे शरीर में ये सर्कुलेट हो जाता है और ये समस्या हो जाती है हमारी पीलिया की।
ये व्यक्ति की जो होती है समस्या मेनली आपके लिवर की कार्य क्षमता यदि सही से नहीं है तो ये समस्या हो सकती है। ये दो रोग हमें समझ में आ गए और हमारे क्या हो सकते हैं जी। मैम जब बच्चा पैदा होता है ना। हाँ तो ये क्या है कि जब हम एम्ब्रियो स्टेज में है बच्चा, जब माँ के गर्भ में है बच्चा, तो आरबीसीज का निर्माण और प्लेटलेट्स का निर्माण जो है लिवर के द्वारा होता है। जो एक एडल्ट है जो पूरा एडल्ट है हमारा, तो उसमें तो आरबीसीज का निर्माण बोन मैरो में हो रहा है, मगर जो गर्भ में पल रहा है शिशु उसके आरबीसी का निर्माण लिवर में होता है। और वहां पे यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी, तो आरबीसी का सही से निर्माण नहीं हुआ पूरे तरीके से, तो भी ये समस्या कई बार न्यू नेटल वाली स्टेज में हो जाती है, डिलीवरी के बाद हो जाती है, तो वो कुछ दिनों में सही हो जाती है अपने आप से ही। ये वाली जो समस्या है ये दूसरी समस्या है, जब आरबीसी जल्दी जल्दी नष्ट हो रहे हैं, या फिर जो क्या हो रहा है कि बिलरुबिन का निष्कासन सही से नहीं हो रहा तो वो ब्लड में मिश्रित हो रहा है। ये वो वाली समस्या को हमने देखा है। चलिए, और हमारी क्या हो सकती है इसमें लिवर से रिलेटेड और कौन से डिजीज हो सकते हैं? हम्म। यदि आपके मन में कोई आ रहे हो तो आप बता सकते हैं। एक हो सकता है लिवर सिरोसिस, सबसे लास्ट स्टेज होती है लिवर सिरोसिस, जिसमें लिवर की जो कार्य क्षमता है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो किस वजह से हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा ऐसे पदार्थ खा रहे हैं, व्यक्ति इस तरीके का सेवन कर रहा है पदार्थों का कि जिसकी वजह से लिवर को बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है उसको डिटॉक्सिफिकेशन का। और डिटॉक्सिफिकेशन जो हो रहा है वो फिर इतना ज्यादा हो गया, इतना प्रेशर आ गया कि वो डिटॉक्सिफिकेशन सही से नहीं कर पा रहा है, तो वो लिवर की जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त होती रह गई। तो उसकी वजह से बहुत ये सीरियस कंडीशन होती है लिवर सिरोसिस। इसमें व्यक्ति को पूरे इलाज दिया जाता है, उसके खान पान आहार विहार सब पूरी तरह से सभी चीजों पे वर्क किया जाता है, तब ये समस्या से निदान हो पाता है। ये एक काफी गंभीर समस्या है। हमारी कोशिश यही रखनी चाहिए हम लोगों को कि हमें लिवर को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारा लिवर स्वस्थ है तो वो हमारे लिए, हम देख रहे हैं कितने सारे कार्य को करता है। लिवर हमारे पूरी तरीके से हमें मदद करता है यदि हम उसको स्वस्थ रखें तो। ये हमारा, हमने देखा कि चीजों को स्टोर भी कर लेता है ताकि हम वक्त आने पे उनको यूज भी कर सकें। ये हमारे को भी अच्छे से स्टोर कर लेता है, ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, हमारे आयरन रिजर्व को भी बनाए रखता है शरीर में, हमारे ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाए रखता है। हमने देखा था कुफर सेल्स हैं यहाँ पे जो कि पैथोजेंस को भगा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे बाहरी जो भी आक्रमण हो रहा है वायरस या बैक्टीरिया का, उसको भी ये खत्म करता है। तो ये हमने इसके सारे कार्य को समझ लिया है अच्छे से, लिवर को। ये इसलिए हमने टेकअप किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा शरीर का ऑर्गन है। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर लग रहा है तो अभी आप पूछ सकते हैं। बाइल का हमने समझ ही लिया कि बाइल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है, ये हमारे भोजन के पाचन में बहुत आवश्यक है। कुछ कह रहे हैं मिश्री जी? हाँ मैम बताइए। जैसे बच्चों में कई बार हाँ, मतलब ये है कि हमारी खास तौर पे लिवर में नहीं कह सकते, या तो डायग्नोज हो गया है लिवर का, लिवर के टेस्ट होते हैं तो उसके द्वारा डायग्नोज होता है कि भाई लिवर की ही प्रॉब्लम है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार क्या बच्चे ना, मान लीजिए कुछ सही से खान पान, मतलब होता है जैसे मतलब बच्चों का जनरली क्या होता है, स्वाद के पीछे भागना। और आजकल तो खास तौर पे हम देख रहे हैं कि इस तरीके के फास्ट फूड आइटम, प्रिजर्वेटिव वाले आइटम्स को ज्यादा प्रिफर करते हैं बच्चे। तो उसमें थोड़ा सा कॉन्शियस ईटिंग हम लोग करें, थोड़ा सा उस बात पे ध्यान दें कि भाई इस तरीके का भोजन ना खाएं। कोशिश करें कि घर में बना हुआ भोजन खाएं, ताजा बना हुआ भोजन खाएं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि भूख ना लगना बच्चों को, जो इनडाइजेशन की समस्या कल हमने ये डिस्कस भी करी थी। तो ये सब समस्याएं एक रीजन नहीं है, इसका कई रीजन हो सकते हैं। टाइम पे भोजन नहीं लेना, ये भी एक रीजन हो सकता है।
और वो ये है कि अपने भोजन के प्रति यदि हम जागरूक हो जाएं, थोड़ा सा सतर्क रहें, तो अपनी समस्याओं को हम ठीक कर सकते हैं, कुछ हद तक कोशिश कर सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब अपना इसमें पैनक्रियाज हमारा कवर हो ही गया है। अब हम चलेंगे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। चलिए, पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट अपना कर चुका है। हमने पैनक्रियाज पूरा सही से समझ लिया है। यदि कोई भी प्रॉब्लम अभी लग रही है तो एक बार इसको पूछ सकते हैं। और मैं यही आपको एडवाइस करूंगी कि साथ साथ आप डायग्राम की प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एक साथ जब हम सारे सिस्टम्स को करते चले जाएंगे फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है हम लोगों को। साथ साथ हम रिवीजन करते रहेंगे तो सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट हम अपने चलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे मेन आते हैं ऑर्गन्स, हमारी किडनीज। इनका पूरा हिंदी में आपको मैं नाम सब चीजें भेज दूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो यहाँ पे भी हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं एओर्टा देखते हैं, मुख्य धमनी जो है जिसके द्वारा हृदय से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरे शरीर में। तो मुख्य धमनी एओर्टा यहाँ पे ब्लड सप्लाई देती है। अब ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में क्यों आवश्यक है ये हमने सेल्स के उसमें समझ लिया है पूरा अच्छे से। ये हमारा बेस बिल्कुल क्लियर है। हर सेल को, हर अंग को शरीर के ब्लड की, शुद्ध रक्त की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि वहां के सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। तो ये किसके द्वारा मिलेगा? रक्त के द्वारा मिलेगा। पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करने के लिए हमारे पास आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। हम इसके बाद हार्ट वाले सिस्टम पे जाएंगे जिसमें हमें पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इनके द्वारा शरीर के सभी कोशिका तक हमारे रक्त की सप्लाई होती है और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त वापस से हृदय तक आता है। तो जो रक्त की धमनियां होती है जो वहां तक प्योर वाले ब्लड को ले जाती हैं वो आर्टरीज होती हैं, और मुख्य धमनी एओर्टा है, और दूषित रक्त को वापस लेने वाली आती हैं हमारी वेना कावा। वेन्स होती हैं और वेना कावा मुख्य होती है। अब इसमें देखेंगे दो किडनीज है हमारी, रीनल आर्टरी, और इसमें रीनल वेन है जो ब्लड सप्लाई को देखती हैं। आर्टरी द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाता है। ये हमारी किडनी है दो। अब इसमें देखेंगे ध्यान से, यूरेटर है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है। ये सबसे आसान लग रहा है हमें डायग्राम, इसको हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूरेटर द्वारा जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन हुआ वो ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। जब ये ब्लैडर भर जाता है तो ऐसे संकेत जाते हैं दिमाग को, और फिर दिमाग वापस से उन ऑर्गन्स को संकेत देता है कि अब भाई यूरिन का निष्कासन क्रिया होनी है। फिर हम लोग अपना पैसेज ऑफ यूरिन करते हैं। ये हमारा पूरा इसका प्रोसेस है मेन इसका वो। अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। तो जो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो शरीर में हमारे जरूरत नहीं है वो यूरिन के द्वारा बाहर पास आउट हो जाते हैं। इसका मैं हिंदी में आपको भेज दूंगी, अभी हम समझ लेते हैं इसको। अब क्या करता है इसके द्वारा? होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस हमने वर्ड समझा है कई बार, हमारी होम्योस्टेसिस यूज हुआ है। तो होम्योस्टेसिस द्वारा क्या करता है? शरीर अपने आंतरिक वातावरण को, आंतरिक वातावरण को स्टेबल बनाए रखता है, जिससे कि बाहरी वातावरण चाहे कैसा भी हो रहा हो, हमारा आंतरिक जो वातावरण है वो सही स्थिति में रहे।
तो एक्सेस वाटर अगर हमारे इनटेक हुआ है तो वो पास आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। और शरीर में एक एसिड और बैलेंस का जो है रेशियो, हमारा पीएच जो वो होता है एक स्केल जिसपे हमारे शरीर के एसिडिटी को और बेस को नापा जाता है, वो एक सामान्य स्तर पर रहता है। ये हम इसको भी देखेंगे, बिल्कुल भी हम टेंशन नहीं लेंगे, सब चीज़ हमारी कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। किडनीज जो है हमारे प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहे जाते हैं। जब हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो हमने वहां पे आहार ना जो शुरू किया है वहां से पूरा, वहां पे एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे हमारा सॉलिड स्टूल बना, निष्कासन हुआ, वो प्रक्रिया पूरी देख ली। अब दूसरी प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर से वेस्ट निकल रहा है वो है हमारी यूरिन। तो उसका जो किस तरह से फॉर्मेशन होगा और किस तरह से उसका निष्कासन होगा, ये हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे। तो किडनीज हमारा मेन ऑर्गन है यहाँ पे। पाचन जो हमने ऑर्गन्स देखे, इसी प्रकार हमारे ऑर्गन सिस्टम है ये एक्सक्रीटरी, इसमें भी कुछ ऑर्गन्स हैं। तो सबसे मेन ऑर्गन है हमारा किडनी। ये क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं ब्लड को फिल्टर करके। तो यहाँ पे जब ब्लड आया तो उसका एक तो फिल्टरेशन ऑफ ब्लड क्या कहाँ पे होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजन वहां पे होता है के द्वारा वहां पे प्योरीफाई होता है। यहाँ पे वो प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। टर्म देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे हो रहा है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड लंग्स में, और यहाँ पे हो रहा है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। और उसके बाद यूरिन बनाया जाता है। यूरेटर्स क्या है, मस्कुलर ट्यूब्स हैं जो यूरिन को किडनी से लेके जाते हैं ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर इलास्टिक मस्कुलर सैक है जो यूरिन को टेम्पोरली स्टोर करता है जब तक वो रिलीज नहीं हो जाती है बॉडी से। यूरेथ्रा वो ट्यूब है जो यूरिन को ब्लैडर से बाहर की तरफ ले जाता है। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन वर्ड जो यहाँ पे यूज हो रहा है, मिक्चुरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जो यूरिन के बनने से लेकर पासेज तक हमारा है, वो मिक्चुरेशन कहा जाता है। अब स्ट्रक्चर हम किडनीज का देखेंगे पूरा ध्यान से। चलिए, तो किडनीज में क्या क्या नाम होते हैं इसको एक बार देखेंगे, फिर इसके डायग्राम को पूरा स्टडी करेंगे। किडनी में हमारे कॉर्टेक्स होता है आउटर, मेड्यूला इनर, और रीनल पेल्विस होता है। ये नाम को एक बार देख लेंगे और फिर हम इसको स्टडी करेंगे। किडनी के सेल को नेफ्रॉन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम अब तक देखते आ रहे हैं जितने भी सिस्टम्स हम देख रहे हैं तो उसमें हमने सेल के नाम देखे हैं, हर जगह के सेल का फंक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ के किडनी के सेल का जो नाम है वो है नेफ्रॉन। यहाँ पे उसका कार्य क्या है वो थोड़ा डिफरेंट होगा बाकी सेल से। सभी सिस्टम्स के सेल के नाम एक जगह पे लिखते जाएंगे, अपने की नोट्स बनाएंगे। तो की नोट्स क्या होते हैं, आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आते हैं जब आप एंड में, जब आप रिवीजन टाइम पे होते हैं ना, तो वही नोट्स आपके काम आ रहे होते हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि आप उस समय आपके पास सारा चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं होता, आपको बस मेन मेन चीज़ें पढ़ने का टाइम होता है। तो वो की नोट्स अभी से बनाते चलेंगे, जिस जिस सिस्टम को करते जा रहे हैं तो उसमें एक हेडिंग डाल देंगे, सेल ऑफ द दिस सिस्टम। अब जैसे रेस्पिरेटरी का करा था हमने, अब हमने स्केलेटल सिस्टम का सेल नहीं करा था, मगर हम, मैं आपको नाम में उसका भेज दूंगी। ओस्टियोसाइट्स होते हैं वहां पे सेल, तो वहां के जो बोन्स के अंदर के सेल होते हैं ये। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने सेल पढ़ा, तो ये सारे नाम वहाँ पे लिखते जाएंगे, तो ये आपके बहुत काम आएंगे जब आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं और हमें अपने आप को पूरा तैयार रखना है। इससे पहले वाला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने विभिन्न ऑर्गन्स में सेल्स पढ़े हैं। पेनक्रियाज में भी हमने सेल्स पढ़े थे, कौन कौन से सेल्स थे वो सब हमें याद रखने हैं। तो वो आप जहाँ पे बना रहे हैं सबके ऑर्गन्स को लिखते जाइए और उनके नीचे सेल्स को लिखते जाइए। कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। ये आप, मैं मतलब अपने से बता रही हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ की जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। इट इज कंपोज्ड ऑफ रीनल कॉर्पसल, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। अब यहाँ पे जो जो नाम है, ये वो नाम जो है हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी जो एग्जाम हुआ था दिसंबर का, उसमें यही इसका पूरा प्रोसेस आया था। और उसमें ये पूछा गया था कि स्टेप्स बताइए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन से ये सारे नाम दिए गए थे और इनको अरेंज करना था कि किस किस तरीके से ये होकर जाती है यूरिन फॉर्मेशन में। तो इसके नाम को एक बार रीड करेंगे हम लोग और समझेंगे।
इसमें है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अभी डायग्राम से हमें पूरा क्लियर हो जाएगा ये। फिर है यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स हैं उसके। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। फिर कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो कलेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे, जितना हमें लर्न करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे लर्न हो पाएगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जुस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, मोटा तौर पे आप नेफ्रॉन्स ना याद रखिएंगे। चलिए अभी फिर से अपने डायग्राम पहले मेन वाले को देखते हैं। यहाँ पे मेन चीज अभी पहले देख ली, इसको हम आज प्रैक्टिस करेंगे। इस डायग्राम को जो सिस्टम आप कर रहे हैं उस सिस्टम के डायग्राम को आप खुद से बना के जरूर देखिएगा, उससे आपको आधी चीजें वहीं लर्न हो जाएंगी। तो यहाँ के जब डायग्राम को आप बनाएंगे तो आपको कुछ चीजें यहीं पे पता चल जाएंगी, किस तरह से ब्लड सप्लाई आ रही है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। ये तो शुद्ध रक्त को दे रही है एओर्टा, और यहाँ जो एओर्टा ब्रांच कर रही है तो वो कर रही है रीनल आर्टरी में, जो अंदर तक जा रही है। ये तो मुख्य धमनी होगी, इसके द्वारा जो ब्रांचेस हुई वो रीनल आर्टरी हुई। अब जो दूषित रक्त है, जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त है, वो वेना कावा के थ्रू जा रहा है वापस। तो इसके एरोज को भी ध्यान रखेंगे जब डायग्राम बनाएंगे। ये तो नीचे लेकर आ रहा है रक्त, और ये वापस कहाँ पे लेके जा रहा है, हार्ट तक। ये हमारी रीनल वेन है जो अंदर लेकर बाहर लेकर जा रही है रक्त को। अब यहाँ पे जो फिल्टरेशन ऑफ ब्लड हुआ, फिल्टर जो हुआ ब्लड, वो उसमें से जो गंदगी, यूरिया, नाइट्रोजन, ऐसी चीजें जो निकली, वो सब कहाँ कलेक्ट हो गई, ब्लैडर में जाके, वो यूरिन बनी हमारी। फिर जो हमारा बाकी जब प्रोसेस हो गया, तो यूरिन हमारा मिक्चुरेशन जो प्रोसेस है उसके द्वारा रिलीज हो गया बॉडी से। ये डायग्राम आज जरूर बनाएंगे, ये आप बना लेंगे, आपकी आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब किडनीज का जो डायग्राम है उसको हम कल स्टडी करेंगे, क्योंकि आज के लिए मैं सोच रही हूँ कि इतना करेंगे वही हमारे लिए सही रहेगा। एक बार फिर से हम अपनी चीज़ों को आज रिकलेक्ट कर लेते हैं जितना हमने आज किया है पूरा। अभी मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना भी चाहूँगी। डाइजेस्टिव सिस्टम यदि आपने थोड़ा सा भी रिवीजन किया है तो उसमें से आप मुझे बस इतना बताइए कि मुंह में क्या प्रक्रिया होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। रिवीजन कर रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी अगर आप चाहें तो मैं बंद कर दूंगी, तो रिकॉर्डिंग भी बंद करके अब एक बार रिवीजन कर लेंगे मेरे साथ, तो आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाएंगी और आपको सही रहेगा।